आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं EMFT। आगे हम एंटीना भी देखेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी और हिंदी में बताऊंगा, मैं इजी लैंग्वेज में बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स तो एक तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ठीक है, तीनों के हम जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं वो पढ़ते आए हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, इसी इसी तरह से सिलेंड्रिकल में रो, फाई और जेड होता है। स्फेरिकल में आर, थीटा और फाई होता है। ठीक है, अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में तीन प्लेन होते हैं, एक्स जेड, जेड वाई और एक्स वाई। ठीक है, एक्स और वाई के बीच में एक्स वाई, जेड और वाई के बीच में जेड वाई, और एक्स और जेड के बीच में एक्स जेड। ठीक है, जहाँ पर देखो एक्स जेड के बीच में वाई ज़ीरो, एक्स वाई के बीच में जेड ज़ीरो, इसी तरह वाई और जेड के बीच में एक्स ज़ीरो। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इनके पोजिशन वेक्टर्स देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें आगे डेरिवेशंस देखने हैं और क्वेश्चंस देखने हैं। तो आर वेक्टर, इसका जो पोजिशन वेक्टर वो कैसे बनेगा, एक्स एक्स कैप प्लस वाई ए वाई कैप प्लस जेड ए जेड कैप। आप इससे समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने ए बी सी मान लिए। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आ रही है इस पोजिशन, इस पॉइंट से लेके यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक की होगी। फिर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो ये होगी। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी इसको याद रखना है। उसके बाद सिलेंड्रिकल में यहाँ एक सरफेस ये है, एक ये है। ठीक है, और एक कर्व सरफेस ये रहा, तीन सरफेसेस हो गई। तो इसका जो पोजिशन वेक्टर वो कैसा बनेगा, रो। ठीक है, कैसे बनेगा, रो एरो कैप प्लस फाई ए फाई कैप प्लस जेड ए जेड कैप। ठीक है, इसका पोजिशन वेक्टर ये रहा। इसके बाद स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आर थीटा फाई होगा। ठीक है, इसका जो कैसे बनेगा पोजिशन वेक्टर, वो ये बनेगा आर, आर ए आर कैप प्लस थीटा ए थीटा कैप प्लस फाई ए फाई कैप। ठीक है, इस तरह से आर के साथ जो एंगल बनेगा, आर के साथ जो एंगल बनेगा उसे हम थीटा बोलेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आर है, रेडियल डिस्टेंस है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक की। ठीक है, हम मान लेते हैं इसको, ये एक्स मान लिया। जो आर के साथ जो एंगल बनेगा वो तो है थीटा, और जो एक्स एक्सिस इसके साथ, इस एक्स के साथ जो एंगल बनेगा, है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, फाई बोलेंगे। ठीक है, आप इससे समझ सकते हैं आराम से। ठीक है, पॉज करके अब देखो ट्रांसफॉर्म। देखो कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल सिस्टम के बीच में हम रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो, जब एक्स वाई जेड दे रखा हो, ठीक है, तो सिलेंड्रिकल कैसे निकालें। देखो, रो निकालने के लिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कर देंगे तो रो निकल जाएगा। और हमारे पास एक्स वाई जेड दे रखे हैं यानी, और हमें रो फाई और जेड निकालना है, तो रो तो ऐसे निकल जाएगा। फाई के लिए टेन टेन फाई बराबर क्या होता है, वाई अपॉन एक्स। तो टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स कर देंगे तो फाई निकल जाएगा। जेड बराबर जेड होता है। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ फॉर्मूलेज मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल में रख के बताऊंगा ताकि आपको वही याद हो जाए जब आप सॉल्व करें। तो देखो देखो अब यहाँ रिलेशन कार्टेशियन और स्पेरिकल में क्या होगा रिलेशन, उसमें हम क्या देखते हैं, आर फाई थीटा देखते हैं, आर फाई और थीटा या आर थीटा फाई, ये हम ये वाले कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। तो इन कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम अगर एक्स वाई जेड दे रखे हैं तो कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर टेन एस वाई अपॉन एक्स, और कोस इनवर्स जेड अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसको हम आर भी लिख सकते हैं क्योंकि आर ही है यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट इस तरह से ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल। तो हमारे पास न्यूमेरिकल है कि फाइंड द लोकेशन ऑफ द पॉइंट, ये जो पॉइंट दे दिया। ठीक है, और क्या पूछा है, सिलेंड्रिकल और स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। तो देखो पहले हम क्या निकालेंगे, सिलेंड्रिकल के लिए रो निकालें, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। देखो एक्स वाई जेड दे रखा ना, एक्स वाई जेड दे दिया, तो एक्स और वाई का स्क्वायर कर दो, रूट फाइव आ जाएगा। चलो ठीक है, रो निकल गया। फाई फाई के लिए वही टेन उस वाई अपॉन एक्स कर दो, माइनस वन अपॉन टू कर दो, माइनस वन अपॉन टू कर दो, एक्स अपॉन वही तो है वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स कर दिया, तो वो निकाल दो। कैलकुलेटर से निकालोगे 333.4 डिग्री जो भी आएगा। तो उसके बाद जेड इसके टू बराबर ही होते हैं, थ्री थ्री हो गया जेड। ठीक है, उसके बाद स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स निकाल, तो आर आर है ना, हाँ, तो फिर इस तरह से स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। देखो आर निकल गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद आर
यहाँ से आ गया ये 3.742। थीटा के लिए कोस में जेड अपॉन आर, जेड क्यों ले लिया, वही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन, यही तो होता है आर, तो जेड अपॉन यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपन जेड स्क्वायर, इसका अंडर रूट लिखते हैं ना, फॉर्मूले में देखा था पहले, तो वही फिर कोस इनवर्स 3 और जो भी वैल्यू आई थी ऊपर अभी इसकी क्या आई थी 3.742, ठीक है। 5 निकाल लेंगे वाई अपॉन एक्स करके, ठीक है, ये आ गया एंगल। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, ट्रांसफॉर्म द पॉइंट्स 345 डिग्री और 60 डिग्री ये दे रखे हैं, और पूछा क्या है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब देखो एक्स निकालने के लिए फॉर्मूले का क्या होता है, एक्स निकालने के लिए आर साइन थीटा साइन फाई ये होता है, तो हम फॉर्मूले में रखेंगे आर कितना दे रखा है 3 साइन थीटा भी दे दिया फाई दे दिया, आराम से निकालो, साइन 45 को 60 जो भी है, तो एक्स बराबर 1.06 आ जाएगा। फिर वाई बराबर आर साइन थीटा साइन फाई, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो वाई भी आ गया, और जेड बराबर क्या होता है आर कोस थीटा, तो ये तीनों फॉर्मूला याद रखने हैं आपको, ठीक है, एक्स वाई और जेड आर कोस थीटा, तो इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। कार्टेशियन के सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए क्या करें, रो फाई और जेड निकाल लेंगे। अब रो के लिए वही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स वाई जेड निकल ही गए हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रख देना, ये निकल जाएगा। फाइव की वजह वाई अपॉन एक्स टेन वाई अपॉन एक्स ये लिख देना, 60 डिग्री आ जाएगा। जेड बराबर जेड होता ही है 2.12, खत्म काम, ये रहा जेड बराबर जेड 2.12, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, ट्रांसफॉर्म द वेक्टर्स 4ax कैप माइनस 2ay कैप माइनस 4az कैप इनटू द स्पेरिकल कोऑर्डिनेट एट द पॉइंट, ठीक है। पॉइंट दे दिया, वेक्टर भी दे दिया, अब ठीक है भाई। अब ax ay az तो पता चल ही रहा है इसमें, देखो ax ay az तो है ही, इसके साथ ही तो हो रहा है, कैप के साथ लगा हुआ है, तो देखो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें तो ax निकल गया, देखो पहले बता देता हूँ, a वेक्टर बराबर ax एक्स कैप ये जो भी है स्टैंडर्ड फॉर्म, उसमें ax निकल गया, ay निकल गया, az निकल गया, ठीक है, ax ay az निकल गया। अब देखो हमारे पास एक मैट्रिक्स होती है, जब हम स्फेरिकल में कन्वर्ट करते हैं, तो देखो इस सबको याद रखना है, इस मैट्रिक्स को याद रखना है, यहाँ पर उन वैल्यूज़ को पुट करना होता है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होती हैं, ठीक है, किस में कन्वर्ट करने के लिए, स्पेगल में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसको तो सेम टू सेम याद रखना है, जैसे साइन थीटा कोस फाई, फिर यहाँ पर आता है साइन थीटा साइन फाई, फिर कोस थीटा, फिर ये जो भी है कोस थीटा कोस थीटा साइन फाई माइनस साइन थीटा, फिर माइनस साइन फाई कोस फाई और 0। यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स ए वाई ए जेड, ठीक है। इसमें जैसे ही पुट करेंगे 4 -2 -4, तो देखो रो इंटू कॉलम रो इंटू कॉलम रो इंटू कॉलम, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी आराम से, ठीक है। अब देखा था नीचे तो हमारे पास तीनों इक्वेशन बन गई, देखो ए आर की निकल गई, ए थीटा की निकल गई, ए फाई की निकल गई, तीनों को इससे मल्टीप्लाई किया, तो इसको इससे करना है, बीच वाले को इससे करना है, इसको इससे करना है, जैसे आई थिंक मैट्रिक्स सबको आती है, कोई नहीं। तो हमारे पास देखो एक्स वाई जेड भी दे रखा था, देखो ये आ गया एक्स ए वाई ए जेड दे रखे थे ना, तो देखो यहाँ से ऊपर देखो एक बार एक्स वाई जेड दे रखे थे, ये तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म से आए, एक्स वाई जेड यहाँ दे रखे थे, तो एक्स वाई जेड आर निकालेंगे, इससे निकल जाएगा, फाई निकालेंगे टेन वाई अपॉन एक्स, इससे निकल जाएगा, ठीक है। और थीटा निकालेंगे तो कोस इनवर्स जेड अपॉन आर, इससे निकल जाएगा, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ये निकल गई, ठीक है। तो तीनों आर फाइव और थीटा निकल गए। अब सारी वैल्यूज़ को, अब आर थीटा फाइव जब निकल गए हैं तो इनमें पुट कर दो, थीटा की वैल्यू फाइव की वैल्यू, तो इससे हम क्या निकालेंगे ए आर ए थीटा ए फाइव। अब जैसे ही ये निकल गए तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ये थी, इसमें पुट कर दो, हमारा आंसर निकल जाएगा, बस ये इसमें पुट कर दो, बस निकल गया आंसर। अब देखो गिवन द पॉइंट, देखो मेरे को पॉइंट दे दिया, अब वेक्टर भी दे दिया, अब मेरे को पूछा क्या है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट पूछा है। चलो ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने एक्स ए वाई और ए जेड निकाला, कैसे, इसके साथ देखो वाई है, इसका एक्स प्लस जेड है, इसका 0 है, कुछ है ही नहीं, ठीक है निकल गया। इसमें कन्वर्ट करने के लिए ये वाली मैट्रिक्स याद रखनी है, यहाँ पर तो हम जो भी पॉइंट इससे ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक्स ए वाई ए जेड, इनको यहाँ पुट करते हैं। तो देखो यहाँ पर वाई पुट किया, यहाँ पर एक्स प्लस जेड किया, यहाँ पर 0 किया, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, समझ रहे हो, रो इंटू कॉलम रो इंटू कॉलम रो इंटू कॉलम, देन हमारे पास फिर से इक्वेशन बनेगी, समझ रहे हो मेथड, इक्वेशन बन गई। अब क्या निकालेंगे, वही थीटा और एक्स वाई जेड निकाल लेंगे, तो वही है जो भी है, तो एक्स बराबर निकालेंगे रो, तो दो एक मिनट रुको। अब एक चीज़ है कि इसमें जो एक्स वाई जेड है तो हमें सिर्फ एक ही में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबको, या तो इस
ये जो एक्स वाई जेड है इसको हम किस में कन्वर्ट कर दें, थीटा थीटा और फाई में कन्वर्ट कर दें, तो हमारा काम आसान हो जाएगा थोड़ा। तो ठीक है, हम वही करते हैं। तो हम रिलेशन देखें, रिलेशन क्या होता है, एक्स बराबर रो कोस फाई होता है, वाई बराबर रो साइन फाई होता है, जेड बराबर जेड होता है। ठीक है, ये रिलेशन होता है। इनको उसमें पुट करो। अब जैसे उसमें पुट करेंगे तो ए रो, यहाँ पर देखो रो साइन फाई रख दिया एक्स की जगह, और रो कोस फाई प्लस जेड रख दिया। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, तो फिर ए फाई रखा। ए फाई का मतलब क्या होता है, रो साइन स्क्वायर और रो कोस जेड कोस फाई प्लस जेड। ठीक है, और ए जेड बराबर जीरो। अभी कैसे आ रहा है समझ रहे हो ना, वाई की एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करिए इसमें, देख लो एक बार, दिखा देता हूँ, ये रहा। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करिए। ठीक है, जेड बराबर तो जेड ही रखना पड़ेगा ना। ठीक है, तो अब यहाँ से जब ये इक्वेशन निकली तो वही, अब रो आप जानते हो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ से 6.32 आ जाएगा। फिर से फाई निकालना जानते हो, वाई अपन एक्स करेंगे तो 108.43 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, जेड बराबर हम जानते हैं ये 3 है ही, तो बस पुट कर दो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी। एरो एफ आई और जेड आ गया ना, तीनों चीज़ आ गई, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, ऊपर देखो फटाफट देखो, ये रही, ये वाली। तो पुट करो और आंसर निकालो। ठीक है, ये हमारे पास आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब अब देखो वेक्टर हम अच्छे से ही पढ़ेंगे, है ना। मैं मैथमेटिक्स के भी अपलोड कर दूंगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि लाप्लास जेड अभी काफ़ी कुछ बचा हुआ है, लेकिन इसमें बस थोड़ा सा मैंने बताया हुआ है वेक्टर्स में। तो स्केलर और वेक्टर क्या होता है, स्केलर ए क्वांटिटी दैट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड दैट इज कॉल्ड स्केलर। ठीक है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो क्या है, स्केलर है, और उसमें डायरेक्शन भी जिसमें साथ में होगी वो वेक्टर है। जैसे इसमें देखो मास और टेम्परेचर हो गया, ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी अलग है। ठीक है, जैसे फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, क्योंकि उसमें डायरेक्शन ज़रूरी होती है। अब देखो दूसरे, अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन। देखिए ये इंपॉर्टेंट तो सारी कुछ ही है ही EMFT में, बट फिर भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं तो ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है, देखो एक लाइन ही होती है जो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास करती है, कहाँ से, सोर्स से डेस्टिनेशन तक। तो हम पहली चीज़ देखते हैं लम्प नेटवर्क क्या होता है। लम्प नेटवर्क मतलब क्या होता है, जो रजिस्टर कैपेसिटर जो भी लगे होते हैं हमारे कंपोनेंट्स, अगर हम उनको अलग कर दें, ठीक है, हमारे पास कोई ब्रेड बोर्ड होता है, उसमें से ब्रेड बोर्ड्स में अगर हम क्या करते हैं, उन कैपेसिटर को अलग कर सकते हैं नेटवर्क में से, तो वो गया लम्प नेटवर्क। नहीं कर सकते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। बात ऐसे करूँ कि वो तो मेरा लम्प नेटवर्क था कि उसमें हमें पता चल रहा था भाई ये कैपेसिटर है इसको हटा दूँ, ये रजिस्टर है इसको हटा दूँ, इस तरह से। बट अगर बात करूँ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क की, तो हम बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन की। ट्रांसमिशन लाइन में मतलब क्या, कि इसमें प्रॉपर्टीज सारी होती है, कैपेसिटर इंडक्टर इसमें होता है। ठीक है, बट इसमें हम अगर हमसे कोई कह दे उस लाइन के अंदर तो भाई कैपेसिटर निकालो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो वो हमारे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कहलाता है, जबकि उसमें प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती है ना। कैपेसिटर का काम उसमें होता है। तो देखो क्या है, तो ट्रांसमिशन लाइन, इट इज़ ए सिंपल मीडियम इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसमिट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ये मेरा सोर्स, ये डेस्टिनेशन है मान लेता हूँ। तो ए से लेकर बी तक जब जा रहे हैं, इस क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को यहाँ से यहाँ तक, तो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है। तो इस जो केबल को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा डेरिवेशन देखते हैं। मेरी गारंटी है एक बार देख लो, दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार अगर हाथ से निकाल लिया तो देखो LR, ठीक है, इसमें यहाँ पर मतलब ये सर्किट याद रखना है। यहाँ पे L है, R है, यहाँ पे G है। ठीक है, ट्रांस कंडक्टेंस दे रखा है, यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पे L है, R है, G है, C है। ठीक है, ये नेटवर्क है। हम मान लेते हैं कि ये ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो इक्विवेलेंट ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो नेटवर्क बन रहा है वो ये है, मान लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट के लिए। तो G बराबर क्या होता है, ट्रांस कंडक्टेंस 1/R होता है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि ये जो R है, R और G जीरो है। 1 मिनट मानते हैं R है, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो जीरो है। ठीक है, और G जीरो कब होगा, G बराबर क्या होता है, 1/R होता है ट्रांस कंडक्शन। तो जब R हमारे पास कितना हो, इन्फिनिटी हो, तभी तो ये जीरो होगा। तो इस इट मीन्स R बराबर जीरो, है ना, और इसमें R बराबर इन्फिनिटी होना चाहिए, इसमें R बराबर क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए। इसमें तो R बराबर होना चाहिए इन्फिनिटी, और इसमें R बराबर होना चाहिए जीरो। ठीक है, अब मेरा क्या कहने का क्या मतलब है, जब जब रेजिस्टेंस, हाँ रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, रेजिस्टेंस, तो ये सब क्या हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे।
जब जीरो होगा ना ये, जब ये दोनों जीरो करेंगे, जिसमें हम जीरो करेंगे वो शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, जिसमें इन्फिनिटी हो जाएगा उसमें ओपन सर्किट करेंगे। इट मीन्स बात समझ में आ रही है। तो जब आर बराबर जीरो, जी बराबर जीरो होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लॉसलेस लाइन कहते हैं, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। जब आर बराबर जीरो, जी बराबर जीरो, बस इतना सा पॉइंट याद रखो, जहाँ आर बराबर जीरो होगा, जी बराबर जीरो है, वो है हमारी लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन। देखो आगे बताता हूँ। अब देखो यहाँ पर जैसे ही हमने आर बराबर जीरो, जी बराबर जीरो किया, तो यहाँ से क्या हो गया, ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया सब, शॉर्ट सर्किट कर दिया हमने। देखो यहाँ से देखो कर दिया ना शॉर्ट सर्किट, सिर्फ कैपेसिटर बचे और एल बचा। ठीक है, आर और जी को जब ऐसे किया तो अब ये जो नेटवर्क दे रखा है ना, ये जो नेटवर्क दे रखा है इसके अंदर, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो जो मेरा एक्सएल होता है वो हम क्या जानते हैं, ओमेगा एल होता है। एक्स सी बराबर क्या होता है, 1 ओमेगा सी होता है। ठीक है, अब हम मैं बात करूँ लोअर फ्रिक्वेंसी पर। अब मेरे पास ये जो नेटवर्क है ना, इसको मैं लोअर फ्रिक्वेंसी पे बात करूँ, बहुत ही कम फ्रिक्वेंसी, लोअर फ्रिक्वेंसी, तो मैं मान लेता हूँ ओमेगा बराबर जीरो, ओमेगा जीरो। अब जैसे ही ओमेगा जीरो किया तो ये एक्सएल तो मेरा जीरो हो गया। इट मीन्स ये तो मेरा कैसे बिहेव कर गया, ओपन वो सॉरी शॉर्ट सर्किट, ये तो मेरे क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट में मान लेता हूँ एक मिनट के लिए। और जो एक्सी, जब मैंने इसमें क्या किया, जीरो रखूँ, ओमेगा जगह जीरो, तो 1/0 क्या हो गया, इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी मतलब ये ओपन सर्किट बिहेव करेगा। अब ये ओपन सर्किट बिहेव करेगा तो इसमें तो ठीक है करंट फ्लो होगा, मतलब सिग्नल फ्लो होगा, इसमें सिग्नल फ्लो होगा ऐसे। इसका मतलब यहाँ से ओपन सर्किट है तो इसकी इसकी संभावना नहीं रही, तो ये ऐसे फ्लो होगा, मतलब इसमें लेस, ठीक है, लेस लेकिन सिग्नल फ्लो होगा। ठीक है, लेस होगा लेकिन सिग्नल फ्लो होगा इसमें लो फ्रिक्वेंसी पर। ठीक है, इसीलिए अगर हम इसमें देखिए शॉर्ट सर्किट किया था और ये ओपन सर्किट हो गया। ठीक है, ओमेगा बराबर जीरो पर, तो ये लोअर फ्रिक्वेंसी सिग्नल को पास कर देगा। इतना हम लोग समझ में आया। जब हम लोअर फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे ट्रांसमिशन लाइन में तो वो पास कर देगी। ठीक है, अब हम बात करें हाई फ्रिक्वेंसी पर। हाई फ्रिक्वेंसी में क्या करेंगे, ओमेगा बराबर क्या रख दें, इन्फिनिटी। अब ओमेगा इन्फिनिटी रखते ही देखो एक्सल बराबर मेरे पास देखो ओमेगा इन्फिनिटी रखा तो ये मेरे पास क्या हो गया, ओपन सर्किट। ये मेरे पास हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ओपन सर्किट इस बार। ठीक है, जब मैंने क्या रखा, इन्फिनिटी रखा, तो ये हो गया ओपन सर्किट। और इसमें जब 1/इन्फिनिटी रखा तो ये हो गया जीरो, और ये जीरो हो गया शॉर्ट सर्किट। मतलब ये मेरे पास इस बार क्या हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट। अब देखो आगे, ये मेरे शॉर्ट सर्किट हो गए और ये हो गया ओपन सर्किट। अब ये जैसे ओपन सर्किट हो गए तो पास होगा ही नहीं सिग्नल, सिग्नल तो पास होगा ही नहीं फिर, ठीक से होगा ही नहीं फिर तो देखो ट्रांसमिशन लाइन इज ए लो पास फिल्टर। इससे हमें क्या पता चल रहा है, ट्रांसमिशन लाइन क्या है, एक लो पास फिल्टर है। ठीक है, लोअर फ्रिक्वेंसी पे काम कर रही थी वो। तो अब देखो एक चीज़, अब हम डेरिवेशन पे आते हैं। डेरिवेशन आने से पहले जैसे ये मेरे पास है डेल्टा एक्स, मान लेते हैं इसके अंदर जो जो भी है क्वांटिटी है वो डेल्टा के रूप में, यानी स्मॉल चेंज, बहुत स्मॉल चेंज। तो ठीक है, ये मैंने नेटवर्क लिख लिया। ठीक है, हम केवीएल केसीएल अच्छे से जानते हैं, मैं मान के चल रहा हूँ ताकि हम अच्छे से पढ़ सकें इसको। तो यहाँ से देखें हम, एक वोल्टेज ये आ रहा और इसमें वोल्टेज V2 है। ठीक है, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 वोल्टेज है, मैं मान लिया। यहाँ से करंट I1 जा रहा है, इधर से I और इधर जा रहा है I2, इतना मेरे को पता चल गया। यहाँ से मैं यूँ देखूँ तो लास्ट का ले लो माइनस प्लस, लास्ट का क्या रह गया, V1। फिर अब देखो हम भी ऐसे चल रहे हैं, नेटवर्क भी ऐसे चल रहा है, मतलब माइनस, आगे क्या ले लेंगे, माइनस माइनस, इधर इधर माइनस। अब एल का वोल्टेज क्या होता है, कैसे निकालते हैं एल का वोल्टेज, LdI/dt से। और इसका कैसे निकालते हैं, IR1 करके निकालते हैं ना, V बराबर IR यूँ। इसका क्या होता है, LdI/dt। इसका वोल्टेज कैसे निकालते हैं, LdI/dt। तो देखो यहाँ से यूँ चलेंगे तो अब देखो एक चीज़ और, अगर मैं V2 में से V1 घटा दूँ तो इसके बीच का जो भी वोल्टेज है वो मेरा आ जाएगा, V2 में से V1। इसको मैं कह सकता हूँ स्मॉल चेंज, जो मेरे स्मॉल चेंज आएगा वो V2 माइनस V1 होगा। तो मैं देखो पहले मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट एज्यूम स्मॉलेस्ट वैल्यू इज डेल एक्स। ठीक है, देन स्मॉलेस्ट चेंज इन द वोल्टेज इज डेल वी। ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट एंड चेंज इन करंट इज डेल आई, स्मॉलेस्ट चेंज। ठीक है, तो डेल वी में मान लेता हूँ V2 माइनस V1 है। V2 माइनस V1 क्या मैंने मान लिया, डेल वी मान लिया। डेल आई मैंने I2 माइनस I1 माना, इतना। ठीक है, अब एक चीज़, वोल्टेज एल, देखो एल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो LdI/dt होता है, बिल्कुल ठीक है, मान लिया। अब रेजिस्टेंस अक्रॉस कितना होगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस RI होगा वोल्टेज, और कैपेसिटर के अक्रॉस ये करंट है, ठीक है, वोल्टेज नहीं है, इसको करंट है, CdV/dt। तो इससे अभी मेरे को काम नहीं है, हमारा काम अभी इससे है पहले। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए तो देखो V और I से काम था,
तो देखो V2 माइनस V1 था, निकाल लिया। अब यहाँ से जब लगाएंगे KVL तो देखो कैसे आएगा। स्मॉलेस्ट चेंज के लिए डेल एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो हमारा आ गया V2 माइनस V1। ऊपर वाली इक्वेशन को मत देखो, इस पे इसको देखो वाले। V2 माइनस V1 इतना मेरे को पता है, V2 माइनस V1 L DI अपॉन DT। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं। V2 बराबर प्लस V1 आया। ठीक है, यहाँ से हम चले तो प्लस V1 आ गया। फिर ऐसे चले तो माइनस आएगा, माइनस L DI अपॉन DT, है ना। फिर माइनस RI1, ये तो आएगा L DI1 अपॉन DT माइनस का माइनस RI1, ऐसे ही आएगा ना। तो इस माइनस माइनस को मैं आगे ले लूँ, माइनस L DI1 अपॉन DT प्लस RI1, है ना। ब्रैकेट में बाहर में माइनस ले लेता हूँ। ठीक है, इतना मैंने किया। लेकिन मैं V1 जो V2 के बराबर लिख रहा हूँ ना, तो मैं V2 माइनस V1 तो लिख सकता हूँ ना डेल V के लिए। अभी देखो ये V2 माइनस V1, तो मैंने वही किया। देखो प्लस माइनस L D, इसको मत देखो एक मिनट के लिए, माइनस L DI अपॉन DT माइनस RI1 कर दिया। अब डेल एक्स से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हमें बहुत स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, डेल एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ये माइनस माइनस है, अब मैं माइनस को क्या कर दूं, माइनस को क्या कर दूं, माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा। तो इसको जब V2 माइनस V1 किया तो डेल V आ गया, डेल V। अब देखो इसकी अगर मैं बात करूँ डेल एक्स की, डेल एक्स मैं बाहर ही ले लेता हूँ। ये तो हो गया डेल V। इस डेल एक्स को जब मैं कॉमन लेकर इसके नीचे भेज दूँ एक मिनट के लिए, तो ये मेरे पास बन जाएगा डेल V अपॉन डेल एक्स। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास बचेगा माइनस L, यहाँ पे माइनस कर लेना, L DI1 अपॉन DT। ठीक है, माइनस RI1। ठीक है, तो देखो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। अब इसमें मैं माइनस कॉमन ले लूँ, अब इसका लाप्लास निकालेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ सबको लाप्लास आता है, नहीं आता तो मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा। नेटवर्क में मेरा नेटवर्क चल रहा है, ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा बनाने की। तो देखो यहाँ से इसका लाप्लास, है ना, तो कुछ नहीं है, इसका लाप्लास निकालने के लिए एस से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी कोई इतनी दिक्कत नहीं है इसको भी। ठीक है, आर का तो वही रहता है। ठीक है, इतना वो नहीं है लाप्लास में। तो देखो डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस एल, इसका लाप्लास डोमेन में निकालेंगे तो एस से मल्टीप्लाई कर दो, I1S आ गया। और आर है तो I1S है ही, आर में कोई चेंज नहीं है। तो इस तरह से हमने लाप्लास में निकाल दिया इस फॉर्म को। अब इसमें जैसे निकाला, अब हम क्या करते हैं, एस की जगह जे ओमेगा पुट करते हैं, है ना, ओमेगा में कन्वर्ट करने के लिए। ओमेगा में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या लग दिया, जे ओमेगा। जे ओमेगा में जैसे ही कन्वर्ट किया तो देखो एस की जगह मैंने क्या रखा, जे ओमेगा रख दिया। ठीक है, ये सिर्फ मतलब शो करने के लिए है ओमेगा। यहाँ पे एस की जगह देखो, एस की जगह मैंने क्या रख दिया, जे ओमेगा माइनस एल, और ये मैंने इस तरह से रखा। अब क्या मैंने क्या किया, इसमें से क्या 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 कॉमन ले लिया, आई वन ओमेगा कॉमन लिया, और इस तरह ये जो इक्वेशन बनी, ये वोल्टेज की जो इक्वेशन बनी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसमें काफ़ी न्यूमेरिकल्स होंगे आगे। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई वोल्टेज की, दैट इज वो, ये हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज वेरिएशन। ठीक है, ओमेगा, तो बुक्स में कुछ इस तरह से लिखा हुआ होता है, डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस जे ओमेगा एल, है ना, प्लस आर इंटू आई। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि जो आई और वी है वो बहुत ही कम है ना, किसके बराबर, लगभग जीरो के बराबर मान लेते हैं। तो आई टू माइनस आई वन बराबर आई वन बराबर आई टू मान लेते हैं, वी टू बराबर वी वन मान लेंगे। इतना मुझे समझ में आया। अब देखो कैपेसिटर के अंदर करंट, मैंने पहले बताया था अभी ऊपर, कैपेसिटर के अंदर अंदर करंट कितना है, सी डी वी अपॉन डी टी। ओके, सी डी वी अपॉन डी टी ये करंट है। तो अब देखो मेरे पास ट्रांस कंडक्टेंस की अगर मैं बात करूँ, करंट कितना होगा, वी जी। इस जी के लिए देखो करंट, इसके लिए करंट कितना होगा, वी जी होगा। ठीक है, इसके लिए मैंने बता ही दिया करंट, देखो इसके लिए करंट कितना था, सी डी वी अपॉन डी टी, और इसके लिए करंट मैंने बता दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं आई टू माइनस आई वन। ये मेरे पास कितना जा रहा था, आई वन, ये है मेरे पास आई टू, आई टू में से आई वन घटा देंगे करंट में। ठीक है, इसमें आई टू माइनस, यानी इसमें हम इसकी बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, हम इसकी बात कर रहे हैं, इसमें से ये घटा दें तो इसका करंट आ जाएगा, इसका करंट आई वन माइनस आई टू कर दूँ, उसमें आई टू माइनस आई वन किया था, आई टू माइनस आई वन, तो इसमें अगर आई वन माइनस आई टू कर दूँ तो नेगेटिव ले लो, माइनस माइनस डेल आई, इतना ठीक है।
इसमें करंट V2G, इसमें करंट CdV/dt, कोई दिक्कत नहीं है, वही तो करंट है। इसका करंट हमने बराबर कर दिया इसके, देखो माइनस डेल आई, और इसका करंट प्लस इसका करंट, यहाँ पे I1 प्लस I2 होता है ना करंट, तो ये इन दोनों करंट यहाँ पे इसके बराबर किया। अब देखो आगे क्या करना है, आगे करने के लिए वही, अगर लेस है तो डेल एक्स से मल्टीप्लाई करो, डेल एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ नहीं किया। डेल एक्स को इसके नीचे भेजो, ठीक है, इसके नीचे भेजा, ये आ गया। ये इक्वेशन अभी तक ऐसे ही है, बस लाप्लास में कन्वर्ट कर दो। बस लाप्लास में कन्वर्ट करते ही देखो यहाँ पर ये तो ओमेगा आ ही गया, यहाँ पर सी की जगह जे ओमेगा रख दो बस, ठीक है। जे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से जे ओमेगा सी रख दो, यहाँ पर सी की जगह जे ओमेगा सी आ गया। तो देखो यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर दिया जब, तो मेरा इक्वेशन क्या बनी, सेकंड इक्वेशन मेरे पास बनी है, यहाँ से इसको बाहर ले लो, V1 बराबर V2 मैंने बोला ही था, V लिख सकते हो, बुक्स में ऐसे लिख लो चाहे आप, ठीक है। ओमेगा को हटा दो 1 मिनट के लिए, डेल आई अपॉन डेल एक्स माइनस जी प्लस जे ओमेगा सी इंटू वी, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई सेकंड, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमने खूब सॉल्व करी, ठीक है। अब आगे देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आई थी अभी, है ना, तो हम कैसे लिख सकते हैं उनको, द डी वी अपॉन डी एक्स, है ना, सॉरी डेल वी अपॉन डेल एक्स इजकल्स टू, एक ये आ गई, इसको हम लिख देते हैं जेड आई, और इसको लिख देते हैं हम माइनस वाई वी, ठीक है। 1 मिनट के लिए लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्स्ट वाले इक्वेशन को जो डिफ्रेंशिएट करते हैं, है ना, देखो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन मैंने, मेरे हिसाब से आप पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े हैं तो शायद आप पढ़ लोगे, ठीक है। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन बना दूंगा वीडियोस, जो इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यहाँ से कैसे करोगे, इसका तो डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इस यहाँ पे डी आई डेल आई अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू डेल आई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दो, इसमें पुट करते ही आपको पास क्या बनेगा, कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी। यहाँ से ये जो आई है हमारे पास, इसको हम बोलेंगे गामा, ये क्या गामा, तो हमारे पास क्या बन गया, गामा वी स्क्वायर, देखो देख रहे हो ना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरे पास गामा है, तो इसको मानते हैं गामा वी स्क्वायर। तो गामा वी स्क्वायर, अब गामा इसका टू मेरे पास क्या आएगा, आर प्लस जे ओमेगा एल प्लस जी प्लस जे ओमेगा सी, ये होता है गामा स्क्वायर। इसे हम बोलते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोपेगेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन याद रखनी है। डेल स्क्वायर आई अपन डेल एक्स स्क्वायर इसका टू होता है गामा स्क्वायर आई, ठीक है, क्योंकि हमने भी वही किया अभी, उसका जो पार्शियल डिफरेंशिएशन किया था ना सेकंड वाले का, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो डेल वी अपॉन डेल एक्स आएगा, इसको यहाँ पे रखोगे तो सेम बन जाएगा, देखो यहाँ पे। अब वो गामा और क्या होता है, अल्फा प्लस जे बीटा। अल्फा मेरे पास क्या होता है, एटेन्यूएशन कांस्टेंट, मतलब एटेन्यूएशन मतलब जैसे जैसे वेव आगे बढ़ती है, ठीक है, उसमें जो एटेन्यूएशन आ रहा है उसको, उसका जो कांस्टेंट कौन सा है, अल्फा। और बीटा क्या है, उसके फेज के बारे में बताता है कि भाई फेज कैसा है, ठीक है। तो ये हमारा था डेरिवेशन। आगे हम और भी देखते हैं, है ना, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस वगैरह वगैरह जो भी है आगे हम देखेंगे। टाइम देने के लिए थैंक यू।